हेलो दोस्तों, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, हम बीकॉम फर्स्ट ईयर की मनी एंड बैंकिंग सब्जेक्ट को पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ मनी। जी हाँ दोस्तों, इसको हम इंपॉर्टेंस ऑफ मनी भी कंसिडर करते हैं, यानी सिग्निफिकेंस ऑफ मनी बोले तो इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वीडियो के बाद इसका पीडीएफ हम वहां पे शेयर करेंगे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और डिटेल में समझते हैं कि मनी के सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। आइए शुरू कर। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ मनी की, जिसमें सबसे पहला पॉइंट कहा जा रहा है कि मनी ऑक्यूपाइज अ सिग्निफिकेंट प्लेस इन ऑल द ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिक फाइनेंस। जो इकोनॉमिक्स की बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस हैं, जैसे कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिक फाइनेंस, हर एक ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स में मनी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह को ऑक्यूपाई करके रखा है। बिना मनी के ये सारे जो ब्रांचेस हैं इकोनॉमिक्स के, वो वहां पे काम नहीं चल पाएगा, मतलब वो काम ही नहीं कर पाएंगे, वो ऑपरेट ही नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो बिना मनी के कंजम्पशन की बात नहीं हो पाएगी, प्रोडक्शन की बात नहीं हो पाएगी। इन सारी चीजों को अभी एज अ पॉइंट अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे कह रहे हैं, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट मनी इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस ऑफ मैनकाइंड। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि जो मैनकाइंड है उनका एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है, ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है मनी। बिना मनी के आप सोच नहीं सकते हो, बार्टर इकोनॉमी अगर आज चल रही होती तो पता नहीं क्या हाल हुआ होता। जिस हिसाब से ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है वो नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं बार्टर एक्सचेंज के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस या ड्रॉबैक्स हैं या प्रॉब्लम्स थी बार्टर एक्सचेंज की, जिसे मनी ने ओवरकम कर दिया। ठीक है, अगला पॉइंट है कि एवरी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अ मनी इकोनॉमी इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज इन बार्टर इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज होती है जिसे करने के बाद आपको पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो एक मनी इकोनॉमी का मतलब जहां पे मनी सर्कुलेशन में मनी के द्वारा काम चलता है, वो डिफरेंट है एज वी कंपेयर इट विथ बार्टर इकोनॉमी। ठीक है, तो एवरी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, हर ब्रांच जो इकोनॉमिक एक्टिविटी की है, चाहे आप बिजनेस की बात करो, चाहे जॉब की बात करो, ठीक है, चाहे प्रोफेशन की बात करो, तो जितने भी ब्रांचेस हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के, वो मनी इकोनॉमी में अलग हैं एज वी कंपेयर्ड इट विद द बार्टर इकोनॉमी। एंड द लास्ट वन इज मनी हैज इन्फ्लुएंस्ड एंड फैसिलिटेटेड ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द फील्ड ऑफ कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिक फाइनेंस। तो मनी ने बहुत इन्फ्लुएंस किया है, मतलब प्रभावित किया है, और बहुत फैसिलिटेट किया है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। अलग अलग इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस, चाहे वो कंजम्पशन हो, प्रोडक्शन हो, एक्सचेंज हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो या पब्लिक फाइनेंस हो। ठीक है, एक तरीके का इंट्रोडक्शन था। अब पहले एडवांटेज की बात करते हैं। एडवांटेज टू द कंज्यूमर में सबसे पहले पॉइंट कहा गया है कि द कंज्यूमर हैज ग्रेटली बेनिफिटेड विद द इन्वेंशन ऑफ मनी। जैसे ही मनी का इन्वेंशन हुआ तो जो कंज्यूमर था, जो किसी गुड्स या सर्विसेज की यूटिलिटी गेन करता था, कंज्यूम करना मतलब होता है यूटिलिटी गेन करना, उसका फायदा लेना। ठीक है, मतलब खुद की नीड को, वांट को सेटिस्फाई करना। तो सबसे पहले एडवांटेज जो कंज्यूमर के लिए वो था कि जो कंज्यूमर है वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट उसको मिला विद द इन्वेंशन ऑफ मनी। If the consumer finds that the price of a particular commodity is high, he can postpone the purchase of the commodity till its price falls down to a more reasonable level. कई बार क्या होता है कि गुड्स या सर्विसेज की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो कंज्यूमर अपनी जो डिमांड है, जो नीड है, जो परचेज करना है उसे उसे वो कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर देता है, तब तक जब तक उसकी कीमतें कम नहीं हो जाती। जब वो कम हो जाएंगी वापस खरीद लेगा। ये पॉसिबल कैसे हुआ? मनी के द्वारा पॉसिबल हुआ। अगला पॉइंट है, द परचेजिंग पावर इम्प्लिसिट इन मनी कैन बी यूटिलाइज बाय द कंज्यूमर एट हिज ऑप्शन। तो जो परचेजिंग पावर है मनी का, वो कंज्यूमर अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है। देखिए, मनी में परचेजिंग पावर है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, आप कहीं पे भी किसी को, कहीं किसी भी जगह पे किसी भी फॉर्मेट में आप उसकी परचेजिंग पावर को गुड्स या सर्विसेज खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो परचेजिंग पावर है मनी के फॉर्मेट में, वो कंज्यूमर अपने हिसाब से अपने ऑप्शन पे कहीं पे भी खर्च कर सकता है, उसको यूटिलाइज कर सकता है। अगला है, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द कंज्यूमर टू स्पेंड मनी एज सून एज ही ऑब्टेन्स इट। ये जरूरी नहीं है कि पैसा जैसे ही उसके पास आया, ठीक है, वो तुरंत ही उसको खत्म कर दे, खर्च कर दे। मतलब आगे कह रहे हैं, ड्यू टू द जनरल एक्सेप्टेबिलिटी एंड कंपेरेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मनी, द कंज्यूमर कैन यूटिलाइज इट एज एंड व्हेन इट सूट्स हिम। तो ये तो कंज्यूमर की मर्जी हो गई ना, कि क्योंकि मनी की एक जो सबसे पहला जो फंक्शन है दैट इज जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। ठीक, मनी को हर एक व्यक्ति हर जगह पे गुड्स या सर्विसेज के बदले में एक्सेप्ट कर सकता है। और ये स्टेबिलिटी भी है मनी की, कंपेरेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मनी। अगर हम कंपेयर करें बाकी बार्टर एक्सचेंज से, तो मनी स्टेबल रहता है। ठीक है, तो कंज्यूमर्स जो है वो क्या कर सकते हैं, वो इस पैसे को
जब मर्जी तब, जहां मर्जी वहां अपने हिसाब से खर्च कर सकते हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं बिसाइड मनी हेल्प्स द कंज्यूमर टू इक्वलाइज द मार्जिनल यूटिलिटीज अक्रूइंग फ्रॉम डाइवर्स कमोडिटीज। बहुत सारी कमोडिटीज होती हैं, तो वो अपने हिसाब से अलग अलग कमोडिटीज में अपने पैसे को खर्च करते हैं ताकि उनको मार्जिनल यूटिलिटी मिले, मतलब इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी मिले। जितना पैसा खर्च किया उतना उनको क्या मिले, सेटिस्फैक्शन मिले। आगे कह रहे हैं एज इज वेल नोन every consumer wishes to secure the maximum utility from his expenditure. Money plays an important role in establishing equality among the marginal utilities of various commodities upon which the consumer incurs expenditure. इन्होंने कहा कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं वो ये चाहते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी मिले जो भी वो पैसा खर्च करें। तो मनी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ये इक्वालिटी स्थापित करने में, ठीक है। ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है इसे गेन करने में, कि आप अलग अलग कमोडिटीज में जो भी पैसा आप खर्च करोगे, जो एज अ कंज्यूमर जो भी आप एक्सपेंडिचर करोगे, आपको इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी। मतलब जितना रुपए मैंने खर्च किया उतने रुपए के बराबर मुझे सेटिस्फैक्शन मिला, यूटिलिटी मिली, ठीक है। अगला है जो कि आखिरी है एडवांटेज टू द कंज्यूमर में, मनी इंश्योर्स फ्रीडम ऑफ चॉइस टू द कंज्यूमर हु कैन एक्सरसाइज देयर चॉइस बाय कंपेयरिंग द मॉनेटरी प्राइसेस ऑफ राइवल प्रोडक्ट्स। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स के अलग अलग प्राइसेस होते हैं, तो मनी आपको एक आजादी देता है कि आप अपने हिसाब से अपनी चॉइस के, बीइंग अ कंज्यूमर, आप अपनी चॉइस के गुड्स को खरीद सकें। आप प्राइस कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, कि भैया मुझे इतने रुपए में यहां ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ये गुड्स मेरे हिसाब से सही है कंपेरेटिवली इसके। तो हम क्या करते हैं जब भी कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो मनी में ही सबसे पहले कंपेयर करते हैं कि भैया ये कितने का है, अच्छा वो कितने का है, अच्छा ये कितने का है, तो उसमें जो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा हमें लगता है हम वो खरीद के ले आते हैं, तो वहां पे हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं? तो ये था हमारा पहला पॉइंट, एडवांटेज टू द कंज्यूमर्स। अब बात करते हैं एडवांटेज टू द प्रोड्यूसर। भैया प्रोड्यूसर वो होता है जो गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। उसको भी कहीं ना कहीं से रॉ मटेरियल खरीदना होता है, तो उसको भी बहुत सारी चीजें करनी होती है। आइए देखते हैं और समझते हैं कि भाई मनी ने प्रोड्यूसर को कैसे बेनिफिट पहुंचाया। सबसे पहले बात करते हैं, मनी हेल्प्स द इंडिविजुअल प्रोड्यूसर इन अ वैरायटी ऑफ वेज सच एज buying raw materials, borrowing capital, advertising finished products, and in combining the various factors of production. तो जो एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है उसको बहुत सारे तरीके से मनी ने हेल्प किया, जैसे कैसे रॉ मटेरियल खरीदना है, मतलब रॉ मटेरियल खरीदना है कहाँ से खरीदना है जो आपको सस्ता पड़े, ठीक है। कैपिटल उधार लेना है ना, उधार का पैसा लेना है, वो भी आप मॉनेटरी टर्म्स में लेते हो। फिर फिनिश गुड्स का एडवर्टाइजिंग करना है। फिर अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करना है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप जानते हैं ना, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, इन सबको कंबाइन करना है। इसी की बदौलत आपको पता चलेगा कि भैया मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आ रहा है, चाहे गुड्स या सर्विसेज। तो ये हम मनी के टर्म्स में ही कर सकते हैं और नॉर्मली ये प्रोड्यूसर करते हैं। आगे कह रहे हैं कि विदाउट मनी दीज प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कैन नॉट बी कैरिड ऑन। बिना पैसे के ये सारी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज नहीं हो सकती थी। Not only this, money helps the producer in making calculations regarding production. Every producer has to make a variety of calculations such as cost calculations before initiating production. इन्होंने कहा कि ये सिर्फ प्रोड्यूसर्स को कैलकुलेशन करने के लिए, मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड कैलकुलेशंस में ही हेल्प नहीं करता, जबकि ये और भी बहुत सारे कैलकुलेशंस में हेल्प करता है। जैसे कॉस्ट कैलकुलेशन, कॉस्ट कॉस्ट का मतलब होता है लागत। अब लागत का मतलब ये होता है यही जो मैंने बताया ना आपको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि भैया बीइंग अ प्रोड्यूसर आपको कोई भी गुड्स या सर्विसेज आपको कितने रेट का पड़ रहा है, जब आपको ये पता रहेगा तो आप अपने उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ करके ही तो आप बेच पाओगे। तो ये भी तो मॉनेटरी टर्म्स में ही पॉसिबल है। अगर मनी नहीं होता तो आप अपनी कॉस्ट कैसे आइडेंटिफाई करते, उसमें किस बेसिस पे आप अपना प्रॉफिट जोड़ते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि एवरी प्रोड्यूसर हैज टू मेक अ वेराइटी ऑफ कैलकुलेशन सच एज कॉस्ट कैलकुलेशंस बिफोर इनिशिएटिंग प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को शुरू करने से पहले अपने कॉस्ट देखते हैं कि भाई मेरी लागत कितनी आ रही है, महंगा पड़ रहा है, सस्ता पड़ रहा है, ये मनी के टर्म्स में ही तो पता चलता है। आगे कह रहे हैं इट इज एविडेंट दैट विदाउट मनी दीज कैलकुलेशंस कैन नॉट बी मेड बाय प्रोड्यूसर। जाहिर सी बात है कि बिना मनी के ये सारे कैलकुलेशंस कर पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। फर्दर मोर, money helps to determine the quantity and quality of production in a modern society through the functioning of the प्राइस मैकेनिज्म। ये जो प्राइस मैकेनिज्म है जहां पे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, सेलिंग प्राइस की बात करते हैं, ठीक है, अपने प्रॉफिट की बात करते हैं, इसकी मदद से मनी ने
कितनी क्वांटिटी में किस क्वालिटी के गुड्स को आप प्रोड्यूस कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, ये प्राइस मैकेनिज्म से एक प्रोड्यूसर को हेल्प किया ये डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, आप समझ रहे हैं। राइस जो है वो 10 रुपए किलो भी मिलता है, 100 रुपए किलो भी मिलता है, 500 रुपए किलो भी मिलता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं। काजू 500 रुपए किलो भी मिलता है, 800 रुपए किलो भी मिलता है। ये पता कैसे चलेगा? ये क्वालिटी होती है ना। अच्छी क्वालिटी का आपको सामान महंगा मिलेगा, तो ये जो प्रोड्यूसर है, जो उसे मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो उसे प्रोड्यूस कर रहा है, वो डिटरमाइन कर सकता है उस हिसाब से। आखिरी में कह रहे हैं, दिस प्राइस मैकेनिज्म हेल्प्स द सोसाइटी टू डिस्कवर व्हाट कंज्यूमर वांट एंड हाउ मच दे वांट ऑफ पर्टिकुलर गुड्स। तो यही प्राइस मैकेनिज्म ये बताता है कि भाई सोसाइटी को कोई भी चीज कितनी चाहिए और कितनी क्वांटिटी में चाहिए और कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक प्रोड्यूसर को जो पता चल जाती है, तो वो गुड्स और सर्विसेज उस हिसाब से प्रोड्यूस करता है। ज्यादा प्रोड्यूस कर देगा तो क्या हो जाएगा? सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड कंपैरेटिवली कम रहेगी, तो प्रोड्यूसर का नुकसान हो जाएगा। कम कर देगा तो कंज्यूमर को नुकसान हो जाएगा। तो भाई ये इवैल्यूएशन प्रोड्यूसर अपने हिसाब से करता है ताकि डिमांड और सप्लाई मीट कर सके। थर्ड पॉइंट इज मनी हैज मेड स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर पॉसिबल। ठीक है, मनी ने क्या किया? स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर को पॉसिबल किया। कैसे? डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मॉडर्न प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के समय डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन, जब हम किसी काम को डिवाइड कर देते हैं और एक ही काम को हम रेगुलर बेसिस पे बार बार करते हैं, जब काम को डिवाइड कर दिया, दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, और उसी काम को बार बार रेगुलर बेसिस पे किया तो आप स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे। तो इन्होंने यही कहा कि डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मॉडर्न प्रोडक्शन में। बट बोथ ऑफ देम आर सिंपली नॉट पॉसिबल विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ मनी। दोनों पॉसिबल नहीं थे अगर पैसा नहीं आता। तो पैसे के आने की वजह से, मनी के आने की वजह से क्या हुआ कि ये दोनों पॉसिबल हो गए। अंडर डिविजन ऑफ लेबर, every productive task is divisible into a number of process and sub process। तो डिविजन ऑफ लेबर में क्या हुआ कि जितने भी प्रोडक्टिव टास्क हैं उसको डिवाइड किया गया अलग अलग प्रोसेस और सब प्रोसेसेस में। एवरी प्रोसेस एंड सब प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय अ सेपरेट लेबर ग्रुप सिंस द वर्कर्स engaged in different processes and sub processes are paid their reward in money, they continue to work separately in different groups। without money division of labor would not have been possible। अब काम के हिसाब से पैसा मिलता है। ठीक है, फैक्ट्री के अंदर जो जिस लेवल पे जो काम कर रहा है उसको उस लेवल पे वो काम मिलता है। जो सबसे निचले स्तर पे काम करता है बेसिक लेवल पे, उसको कम उसी हिसाब से उसकी जो सैलरी या वेज जो भी मिलता है वो उसको उस हिसाब से मिलता है। जो धीरे धीरे टेक्निकली ऊपर बढ़ता है उसको उस हिसाब से मिलता है। इवन एक्सपीरियंस के हिसाब से, स्किलफुलनेस के हिसाब से और अनस्किल्ड के हिसाब से भी वेजेस मिलते हैं। ये सब कैसे पॉसिबल हो पाए? ये मनी के फॉर्मेट में ही पॉसिबल हो पाया, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं था। हमारा अगला पॉइंट है, मनी एलिमिनेट्स द ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम को मनी ने एलिमिनेट किया। जैसे सबसे पहला, द डिफिकल्टीज एंड ड्रॉबैक्स ऑफ ओल्ड बार्टर सिस्टम हैव बीन डिसअपियर्ड, खत्म हो गया। द डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू इंडिविजुअल्स इज नो लॉन्गर नेसेसरी, जरूरी नहीं है। ठीक है, अगला, द वैल्यू कैन नाउ बी मेजर्ड इजीली एंड क्विकली। किसी भी गुड्स या सर्विसेज की वैल्यूएशन आप मनी के टर्म्स में बड़े आसानी से मेजर कर सकते हैं और बड़ी तेजी से मेजर कर सकते हैं। है ना, कोई भी सामान खरीदते वक्त, अरे भैया इतने रुपए का सामान नहीं है, आप बहुत महंगा बता रहे हैं, कैसे पता चला? मनी के टर्म्स में हमने मेजर किया। आगे कह रहे हैं, देयर इज नो डिफिकल्टी इन द एक्सचेंज ऑफ इनडिविजिबल गुड्स। इनडिविजिबल गुड्स का मतलब होता है जिस गुड्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो अब उसे भी खरीदने के लिए हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होता क्योंकि हम मनी के टर्म्स में पेमेंट कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं, नॉर इज देयर एनी डिफिकल्टी इन एक्सचेंजिंग वन कॉमोडिटी फॉर अनदर। तो ये एक बार्टर सिस्टम का एक ड्रॉबैक था, जहां पे हम एक कॉमोडिटी को दूसरे कॉमोडिटी से प्रॉपर तरीके से एक्सचेंज नहीं कर पा सकते थे। अब मनी के टर्म्स में हम कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में कह रहे हैं, नो डिफिकल्टी इज एक्सपीरियंस्ड इन स्टोरिंग परचेजिंग पावर। आप अपने पैसे को कितना भी स्टोर करके रखो, खराब थोड़ी होता है। ठीक है, तो पैसा इज परचेजिंग पावर ना, और उसे संभाल करके रखना, बैंक में रख देना, तो स्टोरिंग परचेजिंग पावर हो गया जिसे आप फ्यूचर में खर्च करोगे। तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। हमारा अगला पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, जहां पे बोला जा रहा है मनी ट्रांसफॉर्म सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट। अब होता क्या है कि जब हम अपना पैसा अपने बैंक में जमा करते हैं, ठीक है, तो हमारे जैसे हजारों लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए बैंक में जमा किया। बैंक क्या करता है? उस पैसे को बड़ी बड़ी कंपनीज को एज अ लोन दे देता है, क्योंकि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे बैंक, ठीक है, ये पैसे कहाँ से कमाते हैं? ये लोन दे करके पैसा कमाते हैं। तो एज अ पब्लिक आपने जो पैसा बैंक में जमा किया, बैंक के पास बहुत सारा पैसा आ गया, तो बैंक ने क्या किया? इन्वेस्टमेंट किया एक हिसाब से, और उसने कहा
कहाँ इन्वेस्टमेंट किया? बड़ी-बड़ी कंपनीज़ को लोन देकर के इन्वेस्टमेंट किया क्योंकि बदले में उनको कुछ रिटर्न मिलेगा, तभी तो आपको एज़ अ इंटरेस्ट रिटर्न करेंगे। तो जो हमारी पब्लिक लोगों की जो बैंक में सेविंग्स जमा होती है, वो उसको बैंक क्या करता है, इकट्ठा करता है और बड़ी-बड़ी कंपनीज़ को लोन दे देता है। तो यही कहा गया कि मनी ट्रांसफॉर्म सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट। The saving of common people can be got transformed into investment with the help of money. Individual savings are pulled together by banking institutions which make them available to individual entrepreneurs for investment purpose. आप बात समझ रहे हैं? तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अब ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उन पैसे को लेकर के अलग अलग बिजनेसेस में लगाती हैं, तो कंपनीज अर्न करेंगी, बैंक अर्न करेगा, तभी तो आप अर्न कर पाएंगे। तो मनी क्या हेल्प करता है जो बार्टर एक्सचेंज में नहीं था, कि आपकी सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने में मदद करता है। अगला पॉइंट है सिक्स वन, जहां पे बात कर रहे हैं मनी हेल्प्स इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्शन। जो अलग अलग लाइन ऑफ प्रोडक्शन है वहां पे जो भी एलोकेशन का मतलब होता है डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज, उसको करने में मनी बहुत हेल्पफुल है। जैसे द प्राइस मैकेनिज्म, जहां पे एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी, जो प्राइस मैकेनिज्म है मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है, एलोकेट्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड लाइन ऑफ प्रोडक्शन इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है वहां पे प्राइस मैकेनिज्म जो मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है वो अलग अलग रिसोर्सेज को अलग अलग इंडस्ट्रीज और लाइन ऑफ प्रोडक्शन में डिवाइड करने में मदद करता है, डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है। आगे कह रहे हैं विदाउट दिस प्राइस मैकेनिज्म ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर कैपिटलिज्म वुड कम टू एन एंड। तो बिना इन प्राइस मैकेनिज्म के जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। ठीक है, आगे कह रहे हैं इवन इन सोशलिस्ट इकोनॉमी द प्लानिंग कमीशन इज गाइडेड बाय द प्राइस मैकेनिज्म इन द एलोकेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज टू इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में होता क्या है कि जो प्लानिंग कमीशन होती है, जो गवर्नमेंट प्लानिंग कमीशन के थ्रू प्लान्स बनाती है, वो हेल्प करती है प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू अलग अलग इकोनॉमिक रिसोर्सेज को एलोकेट करने में इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज को। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा मनी फैसिलिटेट्स ट्रेड। मनी हेल्प करता है, सेवेंथ पॉइंट है कि वो ट्रेडिंग में आपको हेल्प करता है। ट्रेडिंग का मतलब होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रेडिंग का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग, ट्रेडिंग का मतलब होता है परचेज एंड सेल। ठीक है, तो मनी हेल्प करता है आपको ट्रेड करने में। मनी फैसिलिटेट्स ट्रेड बाय सर्विंग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। रैपिड एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज पॉसिबल इन अ मॉडर्न इकोनॉमी बिकॉज ऑफ मनी। ठीक है, तो मनी ने आपको फैसिलिटेट किया मीडियम ऑफ एक्सचेंज के थ्रू कि आप ट्रेड कर सको, और रैपिड एक्सचेंज ऑफ गुड्स, बड़ी तेजी से जो हम गुड्स को एक्सचेंज करते हैं वो पॉसिबल मॉडर्न इकोनॉमी में मनी के मदद से ही हो पाया। आगे कह रहे हैं कि मनी कॉन्स्टिट्यूट द बेसिस ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म थ्रू विच द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ कम्युनिटीज आर एडजस्टेड। तो मनी जो है वो प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू ही काम करता है, जिससे जो अलग अलग एक्टिविटीज है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ना एक कम्युनिटी की, उसे एडजस्ट किया जाता है। आगे कह रहे हैं मनी मेक्स कैपिटल मोर प्रोडक्टिव बाय इंक्रीजिंग इट्स मोबिलिटी। तो जो कैपिटल है, कैपिटल का मतलब द सम ऑफ मनी विच इज इनिशियली इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। तो मनी क्या करता है, ये जो कैपिटल है उसे बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बनाता है, क्योंकि हम इसे आसानी से मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैपिटल भेज सकते हैं। इन्होंने पहला पॉइंट कहा है कि हमें मालूम है कि मनी मेक्स कैपिटल मोर लिक्विड। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहे हैं कि ऑन अकाउंट ऑफ इट इंक्रीज्ड लिक्विडिटी कैपिटल बिकम्स मोर मूवेबल या मोबाइल। ठीक है, तो जैसे जो लिक्विडिटी जैसे ही बढ़ती है कैपिटल की, वैसे कैपिटल और ज्यादा मोबाइल हो जाता है, मतलब बड़ी आसानी से एक जगह, मोबाइल का मतलब होता है मूवेबल। ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके। आगे कह रहे हैं इट बिकम्स पॉसिबल टू डाइवर्ट कैपिटल फ्रॉम लेस प्रोडक्टिव यूजर्स ऑफ टू मोर प्रोडक्टिव यूजर्स। तो हम क्या कर सकते हैं कि जहां पे कम प्रोडक्टिव यूजर्स हैं वहां से हम मोर प्रोडक्टिव यूजर्स के प्रति अपने कैपिटल को डाइवर्ट कर सकते हैं। आपने वो पढ़ा होगा ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में बेसिकली होता क्या है कि दो गुड्स होते हैं, जहां पे एक गुड्स को हम सैक्रिफाइस करके अपने सारे के सारे रिसोर्सेज को दूसरी जगह पे लगा देते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यही होता है। यहाँ पे भी यही बोला जा रहा है कि जहां पे लेस प्रोडक्टिव है वहां से आप अपने कैपिटल को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं मोर प्रोडक्टिव यूजर्स की तरफ। अगला पॉइंट कह रहे हैं इन शॉर्ट मनी हैज मेड कैपिटल मोर मोबाइल and it is on account of the increased mobility of capital that economic development of a country becomes possible। क्योंकि मनी बहुत ज्यादा मोबाइल है, जहां जरूरत है वहां हम रिसोर्स लगा सकते हैं, इसी वजह से क्या है कि जो एक देश है उसकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो पॉसिबल हो पाया है। नाइन्थ पॉइंट इज मनी establishes a link between present and the future।
अभी प्रेजेंट मतलब वर्तमान और भविष्य के बीच में एक तरीके का कनेक्शन मनी स्टैब्लिश करता है। इसमें कहा जा रहा है कि सेविंग इन द टर्म्स ऑफ मनी इन्वॉल्व्स टू डिफिकल्टीज। सबसे पहला, इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज। दूसरा, इट रिजल्ट्स इन द डिटोरिएशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द स्टोर्ड कमोडिटीज ओवर टाइम। तो पहले के टाइम में क्या होता था, जब बार्टर एक्सचेंज होता था तो स्टोरेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी इन द टर्म्स ऑफ गुड्स, अगर हम सेविंग्स को अगर स्टोर करके रखें। दूसरा, समय के हिसाब से ये जो स्टोर्ड सामान है वो डिटोरिएट हो जाता था, खराब हो जाता था। लेकिन अगर हम मनी के टर्म्स में इसे सेव करें तो ये सारी डिफिकल्टीज हमने ओवरकम कर ली है, इस तरीके की कोई डिफिकल्टी नहीं होती। On the contrary, saving in the form of money helps the saver to lay claims on goods and services in future because money can be used to buy such goods and services. तो जो क्योंकि आपने मॉनेटरी टर्म्स में पैसे को बचा करके रखा है, सेव करके रखा है, तो आप भविष्य में, क्योंकि वो भी एक परचेजिंग पावर है, आप भविष्य में क्या कर सकते हैं, उस पैसे को यूज कर सकते हैं ताकि गुड्स एंड सर्विसेज को समय के हिसाब से आप परचेज कर सकें जब आपकी रिक्वायरमेंट हो। ठीक है। मनी दस एस्टैब्लिशेस अ लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो अभी और भविष्य के बीच में मनी एक कनेक्शन है, एक लिंक है। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू कीन्स, ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी एसेंशियली फ्लोज फ्रॉम इट्स बीइंग अ लिंक बिटवीन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो ये बात कही थी कीन्स ने। ठीक है। 10th पॉइंट है हमारा, मनी हैज मेड फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स पॉसिबल। तो मनी ने क्या किया कि भविष्य के ट्रांजेक्शन्स को पॉसिबल कर दिया। फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स हैव अ स्पेशल प्लेस इन कैपिटलिस्ट सेटअप। कैपिटलिस्ट सेटअप जो होता है वहां पे फ्यूचर जो ट्रांजेक्शन्स हैं उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल जगह है। फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स, द प्राइसेस आर सेटल्ड इन प्रेजेंट बट द पेमेंट्स आर मेड इन द फ्यूचर। तो फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स में प्राइसेस आप अभी सेट कर लेते हो, लेकिन जो भी पेमेंट होता है वो आप भविष्य में पे करते हो। दिस इज डन बिकॉज ऑफ ऑल द कॉमोडिटीज मनी इज द मोस्ट स्टेबल इन वैल्यू, क्योंकि हर एक कॉमोडिटी में मनी जो है बहुत ही ज्यादा स्टेबलाइज है उसके वैल्यू में। ठीक है। द पार्टीज टू अ फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स नो दैट द वैल्यू ऑफ मनी विल नॉट चेंज मच इन कोर्स ऑफ टाइम, हेंस फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स आर कंक्लूडेड इन द टर्म्स ऑफ मनी। तो जो पार्टीज है उन्हें मालूम है कि जो ट्रांजेक्शन है वो मनी की टर्म्स में होगा और मनी की वैल्यू चेंज नहीं होगी भविष्य में, इसीलिए जो फ्यूचर ट्रांजेक्शन है वो मनी के टर्म्स में आसान हो जाता है। अगर मनी की वैल्यू बढ़ती और घटती ना भविष्य में, तो लोग फ्यूचर ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते, क्योंकि मनी की वैल्यू स्टेबल रहती है लंबे समय तक, इसीलिए लोग फ्यूचर ट्रांजेक्शन करते हैं। अब बढ़ना घटना ऐसे समझिएगा कि जो मान लीजिए बार्टर एक्सचेंज है। ठीक है। वहां पे हम मान लीजिए सब्जियां हैं या कोई भी कॉमोडिटी है, हम उसे एक्सचेंज करते हैं। आपको मालूम है कि प्याज 20 रुपए किलो भी होता है, मिलता है 100 रुपए किलो भी मिलता है। तो अगर हम प्याज के टर्म्स में, अनियन के टर्म्स में अगर हम फ्यूचर ट्रांजेक्शन करें तो कितना डिफरेंस आ जाएगा, कितनी प्रॉब्लम्स आएगी, है ना। तो लेकिन मनी तो वैसे ही रहता है। अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 11, जिसमें बात करेंगे हम इंपॉर्टेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब नेशनल इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन से यही समझते हैं। As we know, the reward to the various factors of production are distributed in the terms of money. तो जो अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, और एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, लैंड का हो गया रेंट, लेबर का हो गया वेजेस या सैलरीज। ठीक है। कैपिटल का हो गया प्रॉफिट, एंटरप्रेन्योर कैपिटल का हो गया इंटरेस्ट, सॉरी एंटरप्रेन्योरशिप का हो गया प्रॉफिट। ये सारी की सारी चीजें मनी के टर्म्स में ही तो हम रिवॉर्ड देते हैं। रेंट, इंटरेस्ट, wages and profits are all determined and paid in two factors of production in the terms of money. Furthermore, equitable distribution of national income in society is attained with the help of money. कि बराबरी से जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो मनी के टर्म्स में ही हम कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं। हमें कैसे पता चल रहा है अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, ये पता कैसे चलता है, मनी के टर्म्स में ही पता चलता है। पहले कहाँ पता चलता था। ठीक है। और अमीर से ज्यादा हमें टैक्स लेना है और गरीबों को एज अ सब्सिडी देना है ताकि ये जो गैप है वो कम हो सके। ये मनी के टर्म्स में ही पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। हमारा अगला पॉइंट है सिग्निफिकेंस इन पब्लिक फाइनेंस। अब पब्लिक फाइनेंस में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। एज इज वेल नोन, द गवर्नमेंट प्लेज predominant role in functioning of a modern economy। एक मॉडर्न इकोनॉमी जो मनी इकोनॉमी है, मॉनेटरी रिलेटेड इकोनॉमी है, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो गवर्नमेंट पहले से तय करके चलती है कि उसे कैसे काम करना है। The government receives its income in the form of taxes, that is direct and indirect tax, जिसमें उसे फीस मिलती है, प्राइसेस मिलता है, एक्सेट्रा मिलता है। ठीक है। एंड यूटिलाइजेस दिस इनकम फॉर
एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डेवलपमेंटल पर्पसेस। तो सरकार को बहुत सारी जो इनकम उनकी रिसीव होती है वो टैक्सेस के फॉर्म में मिलता है। डायरेक्ट टैक्स हो गया जो इनकम टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया जो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर टैक्सेस होता है, वहां से मिलता है। अलग अलग चीजों की फीस होती है, जैसे किसी भी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराना है, रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे गवर्नमेंट को अच्छा खासा पैसा मिलता है, ठीक है। प्राइसेस, पेनल्टी, बहुत तरीके से गवर्नमेंट की इनकम होती है। तो गवर्नमेंट इन सारे पैसे को कहाँ खर्च करती है? एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, जैसे पुलिस हो गए, डिफेंस हो गया, इन सब के ऊपर खर्च करती है। फिर डेवलपमेंटल पर्पस, सड़कें बना रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी लेकर के आ रही है, सीवर लाइन लेकर के आ रही है, ठीक है, और गैस लाइन बिछा रही है। तो ये बहुत सारे डेवलपमेंटल फंक्शन पर्पसेस के लिए गवर्नमेंट इन सारे पैसे को यूज करती है। आगे कह रहे हैं कि विदाउट मनी ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव और डेवलपमेंटल फंक्शन है मॉडर्न इकोनॉमी का, मॉडर्न स्टेट का, वो बहुत डिफिकल्ट होता और पॉसिबल भी नहीं हो पाता। फर्दर मोर, the incurring of public debts and deficit financing too would be ruled out in the absence of money। तो अगर पैसा नहीं होता तो पब्लिक डेट और डेफिशिट फाइनेंसिंग ये हो ही नहीं पाता, तो सरकार कोई काम ही नहीं कर पाती। डेफिशिट फाइनेंसिंग का मतलब ये होता है बिना रिसोर्सेज के आप क्या करो, पैसा ले लो, ठीक है, बिना कोई चीज मॉर्गेज रखे हुए आप क्या करो, पैसा उठा लो, दैट इज डेफिशिट फाइनेंसिंग। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है कि एडिशनल करेंसी नोट इशू कर देती है बिना किसी पैसे को बैकअप रखे हुए, डेफिशिट फाइनेंसिंग। आगे करें, इनफैक्ट फिजिकल मैनेजमेंट बाय द गवर्नमेंट वुड बी एन इम्पॉसिबल टास्क विदाउट मनी। तो ये जो फिजिकल मैनेजमेंट है ना, फिजिकल मैनेजमेंट मतलब समझते हैं ना कि पब्लिक से पैसा लेकर के पब्लिक के ऊपर जो खर्चा करना, पब्लिक से पैसा कैसे लेने का है, जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, फीस, पेनल्टीज, ये अलग अलग ये जो पैसा लेना है ये पॉसिबल नहीं हो पाता और गवर्नमेंट उसको खर्च भी नहीं कर पाती, ये इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है बिना मनी के। ठीक है, तो दिस इज सिग्निफिकेंस इन पब्लिक फाइनेंस। 13 पॉइंट इज मनी मेक्स एफिशिएंट अकाउंटिंग एंड बजटिंग पॉसिबल। अच्छी अकाउंटिंग और बजटिंग मनी की बदौलत ही पॉसिबल हो पाया है। विदाउट मनी efficient accounting and budgeting would become impossible. Money has enabled the individual to make a rational choice। rational का मतलब जहां उनको उसको सबसे ज्यादा satisfaction मिलता है। आप कहते हैं ना rational consumer, rational customer। तो rational हम उसे कंसिडर करते हैं जिस जहां पे उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। बीइंग अ कंज्यूमर, हम वहां पे पैसा खर्च करें जहां पे हमको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो मनी हेल्प करता है किसी भी एक इंडिविजुअल को रैशनल चॉइस करने के लिए, वर्क, लेजर, स्पेंडिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग एंड होल्डिंग। तो जहां किसी भी एक इंडिविजुअल को लगता है कि मुझे ये काम करना चाहिए, पैसे बचाने चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, तो एक रैशनल चॉइस इंसान कर सकता है। ठीक है। 14 पॉइंट इज मनी हेल्प्स टू रेज लिविंग स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए पैसे अब बिल्कुल जरूरी है भैया, है ना। अभी आप लोग एज अ स्टूडेंट ज्यादा कुछ कमा नहीं रहे होंगे, लेकिन अगर मान लीजिए 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए महीना कमाना शुरू करेंगे तो भैया आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जरूर से बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं द स्मूथ एंड अनइंटरप्टेड फंक्शनिंग ऑफ द मनी इकोनॉमी helps the society to raise its living standard by increasing overall production and through equitable distribution of wealth। तो अनइंटरप्टेड फंक्शनिंग ऑफ मनी इकोनॉमी और स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ मनी इकोनॉमी मतलब अच्छी तरीके से एक मनी इकोनॉमी काम करे। मनी इकोनॉमी का मतलब जो बाटर इकोनॉमी नहीं है, अब जो जो भी इकोनॉमीज है सारी की सारी मनी इकोनॉमी है, उनकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, ठीक है, तक सोसाइटी का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसका बढ़ना जरूरी है। ठीक है, और ये बढ़ेगा ओवरऑल प्रोडक्शन से और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ से। सबको वेल्थ मिले ना, सब काम करेंगे, मेहनत करेंगे, सबको पैसा मिलेगा, धीरे धीरे सब ग्रो करेंगे। ठीक है, तो मनी हेल्प करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने में। 15 पॉइंट इज मनी इज द मेजर ऑफ सोशल वेलफेयर। मनी की मदद से ही आप सोसाइटी का वेलफेयर आप मेजर कर सकते हो। जैसे सोशल वेलफेयर कैन बी मेजर्ड थ्रू द मीडियम ऑफ मनी। हाउ मच यूटिलिटी इज derived by a particular person can only be measured in the terms of money। कि एक पर्टिकुलर पर्सन कितना यूटिलिटी डिराइव करता है ये आप मनी के टर्म्स में आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, आगे कह रहे हैं एन एटमॉस्फेयर ऑफ अनसर्टेनिटी विल परमिएट इकोनॉमिक्स इन द एब्सेंस ऑफ मनी। अगर पैसा नहीं होता तो अनसर्टेनिटी का एक एटमॉस्फेयर बना रहता है कि कब क्या हो, हम अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, किस हिसाब से चीजें होंगी ये मतलब अगर मनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, मनी नहीं होता तो बहुत प्रॉब्लम होती है। 16 पॉइंट इज इट इज एक्सेप्टेड बाय पब्लिक विद सोशल फ्रीडम। जैसे पब्लिक ने सोशल फ्रीडम के तौर मतलब एकदम फ्री हैं और उन्होंने लोगों ने एक्सेप्ट किया है मनी को। और लास्ट पॉइंट इज इट इज अ मोड ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेशनल सेविंग। तो कैपिटल फॉर्मेशन और नेशनल सेविंग का एक तरीका है। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस। अब इसे कंक्लूड कर देते हैं। ध्यान ये दीजिएगा कि जब भी आप आंसर लिखें तो आपको कंक्लूजन लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो कंक्लूड क्या करेंगे आइए देखते हैं।
कंक्लूजन में सबसे पहला पॉइंट कहा जा रहा है कि एज पॉइंटेड आउट अर्लियर मनी इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। जैसे पहले बताया गया था कि मॉडर्न इकोनॉमी का इनसेपरेबल पार्ट जो है वो हमारा मनी है, ठीक है। अब मॉडर्न इकोनॉमी कैन नॉट फंक्शन स्मूथली विदाउट मनी। बिना पैसे की मॉडर्न इकोनॉमी स्मूथली काम नहीं कर पाएगी। इनफैक्ट जो इंपॉर्टेंस है मनी का कैन बी एडिक्वेटली रियलाइज्ड ओनली इन इट्स एब्सेंस। ठीक है, अगर पैसा नहीं होगा हमारे पास तभी हम उसकी कमी को, उसके इंपॉर्टेंस को मतलब समझ पाएंगे। जब पैसा है तो हमको पता ही नहीं है कि भाई उसकी कमी या उसका इंपॉर्टेंस क्या है। कहते हैं ना, यही सारी चीजें हैं, जो चीज आपके पास हो उसका इंपॉर्टेंस आपको नहीं समझ में आता है। आगे कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबर्टसन, ये इकोनॉमिस्ट है बहुत बड़े, all decisions concerning production are made with the aid of money। तो प्रोडक्शन से रिलेटेड कितने रुपए के रॉ मटेरियल लाने हैं, कितना रेंट देना है, कितना वेजेस सैलरीज पे करना है, ये सारा का सारा मन ही आपको हेल्प करता है कि आप आइडेंटिफाई कर सको क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है। ये सारे डिसीजंस एक प्रोड्यूसर्स मनी की मदद से ही ले पाता है, ठीक है। मनी also plays an indispensable role in satisfying the wants of the consumers। ठीक है, जो भी कंज्यूमर है, आप हैं या हम हैं, एज अ कंज्यूमर हम पैसे को इस हिसाब से खर्च करते हैं जहां पे हमको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। हमको लगता है यहाँ खर्च करना बेवकूफी है तो हम नहीं करते खर्च, ठीक है, क्योंकि हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल हमें इजाजत नहीं देता कि भैया इतना आप यहाँ पे खर्च करो, ये वेस्टेज ऑफ मनी। आगे कह रहे हैं जो इकोनॉमी है किसी भी देश की इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर ऑफ द मॉनेटरी सिस्टम। ठीक है, मॉनेटरी सिस्टम के नेचर से वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। जो ओकेशनल फ्लक्चुएशंस हैं, कभी कभार मनी में ओकेशनल फ्लक्चुएशंस आते हैं, ठीक है, वो इकोनॉमी लेवल पे आते हैं, उसका एक इकोनॉमी में बहुत ही बड़ा और गहरा इंपैक्ट पड़ता है। आगे कह रहे हैं जो कॉन्सिक्वेंस है इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन में क्या होता है कि मनी की सप्लाई इकोनॉमी के अंदर बढ़ जाती है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, लेकिन मनी की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। सेम गुड्स और सर्विसेज खरीदने के लिए आपको ज्यादा पैसा देना पड़ता है। तो ये जो इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन में इन्फ्लेशन का जस्ट उल्टा होता है। मनी सप्लाई कम हो जाती है, परचेजिंग पावर कम हो जाती है, पैसे की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, लेकिन पैसा ही है नहीं तो कहां से आप परचेज करोगे, ठीक है। जो कॉन्सिक्वेंस है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का इकोनॉमी के अंदर, वो ठीक है, फार रीचिंग है। इन शॉर्ट वी कैन नॉट विजुअलाइज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ इन द मॉडर्न टाइम्स विदाउट मनी। एक अच्छी लाइफ हम मॉडर्न इकोनॉमी में बिना मनी के हम नहीं समझ सकते कि ऐसा हो सकता है पॉसिबल। और लास्ट में कह रहे हैं फ्रॉम द अबव स्टडी हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट, वाइटल, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है एक मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर किसी भी एक देश में। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया, लेकिन आई होप कि इतनी डिटेल में जो वीडियो बनाया गया है मेहनत से, ये आपके काम का होगा। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा यार, बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।